Hello दोस्तों, welcome to a new session. In this session we are going to talk about cost curves in short run. हमने इससे जस्ट पिछले सेशन में प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेटेड शॉर्ट रन में पूरा डिस्कशन किया था कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, उसके कर्व्स कैसे वर्क करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, क्यों उस फेज में कोई भी प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है। तो अब हम उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं और उसके कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये सीक्वेंस में ही फ्लो होता है, बिकॉज हमने जब प्रोडक्शन किया तो इनपुट से आउटपुट रेडी की, तब खाली क्वांटिटी की बात की। अब इनपुट से आउटपुट रेडी करने में खर्चे हुए होंगे, कॉस्ट लगे होंगे, हमें उसकी बात करनी होगी कि व्हाट आर द कॉस्ट, हाउ डज कॉस्ट बिहेव इन द शॉर्ट रन, यानी कि कॉस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। अब आप देखो एक नया वर्ड आ रहा है, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट, यानी जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा कॉस्ट में हमें बदलाव दिखाई देगा, जैसे जैसे आउटपुट आइडियली बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा। यानी यहां आउटपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट। तो दैट इज व्हाई हम यहां क्वांटिटी पे आ गए हैं, दैट इज आउटपुट, और आउटपुट के सामने डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या लगने वाली है। जैसे पिछली बार डिस्कस किया था टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, वैसे ही यहां पे डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूलाज, जस्ट हमें कॉस्ट के एंगल से उन्हीं चीजों को पढ़ना है जिसे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन पढ़ना है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल शेड्यूल एंड कर्व इन शॉर्ट रन, it is important to understand what is cost from the perspective of economics, not from the perspective of accounts or the regular kind of cost that we talk about. Economics की दुनिया में इकोनॉमिक कॉस्ट का क्या मतलब है वो जानकारी बहुत जरूरी है। हम अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, अकाउंट्स भी बनाते हैं, और उसके अंदर हम जिस तरह के कॉस्ट की बात करते हैं दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहा जाता है। और अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक पोर्शन है इकोनॉमिक कॉस्ट का, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आते ही हैं, वो तो है ही है। उसके अलावा एक और तरीके का कॉस्ट आता है जो इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्लाइड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, या सिंपल भाषा में बोले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट होता है। इसका मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट इज मेड अप ऑफ टू आइटम्स, वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन विच यू एक्सप्लिसिट कॉस्ट यू इजीली अंडरस्टैंड कि भाई अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा तो बिजनेस करते वक्त वेजेस पे करूंगा, सैलरी पे करूंगा, रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, रेंट पे करूंगा, ये सब पे करूंगा, ये सब लगेगा मेरा, तो वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, अकाउंट्स में भी दिख रहा होगा, लगा है आपका खर्चा, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे कॉस्ट हैं जो मेरे लगे नहीं पर लग सकते थे, उसे भी कंसीडर करूंगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट स्टेटमेंट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ प्रॉफिट स्टेटमेंट टू प्रेजेंट इट टू द शेयर होल्डर्स। द पर्पस ऑफ अकाउंट्स इज डिफरेंट। In economics we are talking about analysis, we are talking about decision making in between various courses or alternatives, thereby it becomes important कि हम implicit cost को भी consider करें। For example, मैं एक business run कर रहा हूँ, business में जो premises use कर रहा हूँ वो मेरी खुद की premises है, खुद की premises use कर रहा हूँ। business में जो capital use कर रहा हूँ वो मेरा खुद का capital है, personal capital है, किसी से उधार नहीं लिया, खुद का capital है। तो उस केस में मुझे इस कैपिटल के ऊपर किसी को इंटरेस्ट तो चुकाना है नहीं, क्योंकि ये मैंने खुद ने ही अपना पैसा लगाया है, खुद को थोड़ी इंटरेस्ट दूंगा। और जो मेरी प्रीमाइसेस है उसके लिए किसी को रेंट तो देना नहीं है, खुद की है, खुद को थोड़ी रेंट दूंगा। यानी कि रेंट जैसा खर्चा या इंटरेस्ट जैसा खर्चा मेरे अकाउंट्स में दिखेगा ही नहीं, मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा ही नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि यही प्रीमाइसेस अगर तुमने किसी और को भाड़े पे दी होती तो उससे कुछ रेंट कमाते, वो रेंट जो तुम नहीं कमा पाए वो एक तरीके से चला गया, और कोई भी चीज जो नहीं आई वो एक तरीके से चली गई, मतलब वो एक कॉस्ट है। सिमिलरली ये कैपिटल जो तुमने इस बिजनेस में इंफ्यूज किया, अगर इस बिजनेस में इंफ्यूज नहीं करते तो ये कैपिटल किसी और को देते भाड़े पे यूज करने के लिए, ये मनी किसी को देते, तो अगर वो मनी किसी को देते तो वो पर्सन जब उस मनी को यूज करता तो वो तुम्हें इंटरेस्ट देता, वो इंटरेस्ट तुम्हें नहीं मिला,
वो इंटरेस्ट कंसीडर करो। यानी कि हम कॉस्ट लेते वक्त इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल भी लेंगे, एस्टिमेटेड रेंट ऑन ओन फैक्ट्री और ओन ऑफिस भी लेंगे, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो भी कवर किया जाता है। सो दिस इज हाउ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट डिफर। Accounting cost is only explicit costs which have been incurred. Economic cost includes accounting cost, but it also covers imputed costs or your implicit costs which have not been incurred explicitly, but they should be considered because that is something also which is known as opportunity cost. कि ये भी हमारी अपॉर्चुनिटी खोने की वजह से एक कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हम जब भी कॉस्ट की बात करेंगे हमेशा हम कॉस्ट मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट की ही बात करेंगे। ये एक बेसिक फंडामेंटल। दूसरी बात, अभी हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन की अभी तक हमने कोई बात नहीं की है। शॉर्ट रन में हमने देखा था कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल, जैसे जो कैपिटल है वो फिक्स्ड फैक्टर है, जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है। लेबर को हमें पे करने होते हैं वेजेस, कैपिटल के ऊपर हमें पे करना होगा शायद इंटरेस्ट, रेंट या ऐसा कुछ भी। जो कैपिटल जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसकी वजह से जो कॉस्ट इनकर होगा दैट विल बी फिक्स्ड, एंड वही जो लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसकी वजह से जो कॉस्ट इनकर होगा लाइक वेजेस दैट विल बी वेरिएबल। यानी कि कॉस्ट भी दो पार्ट्स में टूट जाते हैं, एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टीएफसी इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीवीसी इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा जब कोई आउटपुट नहीं है, जीरो आउटपुट है, हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, इनपुट्स का यूजेज ही नहीं हुआ, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट मैंने लिखा है ऐसे ही 12 रुपए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट लिखा है 0, दैट इज व्हाई टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है 12 रुपए। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट इनकर होगा ही, चाहे तुम कुछ मत बनाओ, थोड़ा बनाओ, ज्यादा बनाओ, जो फिक्स्ड लगना है वो तो लगना ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रीमाइसेस ले ली बिजनेस करने के लिए और फिर वो प्रीमाइसेस सिर्फ पड़ी, मैं नहीं कर रहा बिजनेस, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ प्रीमाइसेस ले ली, तो भी रेंट तो चुकाना ही पड़ेगा। मैंने किसी से उधार ले लिया, उस पैसे को यूटिलाइज ही नहीं किया किसी चीज में, सिर्फ घर पे रख दिया, तो भी इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट कुछ भी हो सेम ही होता है, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, रेंट, इंटरेस्ट ऑन एनी काइंड ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, ये फिक्स्ड रहते हैं, इन्हें आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही कुछ कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं उन्हें आउटपुट से ही फर्क पड़ता है। अगर आउटपुट नहीं है तो कॉस्ट ही नहीं, क्योंकि इफ देयर इज नो सेल देयर इज नो परचेज। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आउटपुट है तो थोड़ा सा कॉस्ट है, बहुत ज्यादा आउटपुट है तो बहुत बड़ा कॉस्ट है। यानी वेरिएबल कॉस्ट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट। द लार्जर द आउटपुट द लार्जर इज द कॉस्ट। यानी कि जब कोई क्वांटिटी नहीं है तो कॉस्ट 0 है, अगर कुछ क्वांटिटी है तो समझो 6 रुपए का खर्चा, 6 रुपए का खर्चा करके मेरा एक क्वांटिटी तैयार हुआ, एक यूनिट तैयार हुआ 6 रुपए का खर्चा करके। अब मैं दूसरा यूनिट बनाने जाऊंगा तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आउटपुट बढ़ेगा सेल बढ़ेगी, तो सेल के सामने सामने परचेजेस भी तो बढ़ेगी, रॉ मटेरियल्स वगैरह की वेजेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, सब कुछ ही बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बढ़ेगा तो सही, पर बढ़ के डबल होगा, डबल से ज्यादा होगा या डबल से कम होगा। नाउ यहां वापस काम में लगता है हमारे पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब हमने वो एक बड़े से मशीन की बात की थी और उसमें कहा था एक एक करके लेबर लगा रहे हैं तो शुरुआत में फायदा मिलता है, क्योंकि जब 2 हो जाते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, और बाद में धीरे धीरे वो फायदा नुकसान होने लगता है, वो फायदा चला जाता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, वही लॉजिक यहां भी लगेगा। कॉस्ट में भी जब पहले सिर्फ एक ही लेबर रहा होगा और कुछ ही क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही होगी तो उस केस में वेस्टेज हो रहा होगा, इनएफिशिएंसी की वजह से कॉस्ट ज्यादा लग रहा होगा, टाइम ज्यादा लग रहा होगा। पर जैसे जैसे लेबर बड़े होंगे और आउटपुट इंक्रीज हुआ होगा वैसे ही हमारी थोड़ी सी सेविंग्स आने लग जाएगी, एफिशिएंसी की वजह से, डिवीजन की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से। एंड दैट इज व्हाई यहां जब मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ेगा तो सही, लेकिन डबल नहीं होगा। डबल से ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कॉस्ट में तो आपकी सेविंग्स होगी ना, बेनिफिट्स होंगे, तो वो ज्यादा कैसे हो सकता है, वो कम होगा और बढ़ के शायद सिर्फ पहुंचेगा 10 पे। यानी कि पहले जब एक आउटपुट बढ़ाया था तो कॉस्ट आपकी 6 रुपए से बढ़ी थी, जब दूसरा आउटपुट बढ़ाया तो कॉस्ट सिर्फ 4 रुपए से बढ़ी। जैसे ही आप थोड़ा आउटपुट और बढ़ाओगे वो फायदा धीरे धीरे जाने लगेगा, दैट इज व्हाई कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी स्पीड
चेंज हो जाएगी, जो पहले स्पीड कम हुई थी वो स्पीड वापस बढ़ने लगेगी, तेज तेज बढ़ने लगेगी, यानी कि जो कॉस्ट बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। यानी इनिशियली द कॉस्ट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन द कॉस्ट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो पहले तो वो इंक्रीज होगा लेकिन स्लो होगा, स्लो रेट पे होगा, और फिर वो इंक्रीज होगा और फास्ट रेट पे होगा। तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन में कहता था फर्स्ट इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। कॉस्ट में कैसा होगा? इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। चेंज हो जाएगा जो रेट है, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्टिंग में अच्छा हुआ तो वो बढ़ेगा ना, और बाद में खराब हुआ तो वो इतना नहीं बढ़ेगा, और कॉस्ट स्टार्टिंग में अच्छा हुआ तो वो थोड़ा सा कम स्पीड पे बढ़ेगा ना, और बाद में जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, ओवर यूटिलाइजेशन हुआ होगा, तो कॉस्ट बढ़ने लगी होगी जब एफिशिएंसी डिक्रीज कर गई होगी। दैट इज व्हाई हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके का आएगा। टोटल कॉस्ट तो बड़ा सिंपल होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हम टोटल कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इनका एडिशन करना था हमें, सिंपल, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट था, जिसे हमने पर डे के लिए कहा कि क्योंकि शॉर्ट रन है, फिक्स्ड फैक्टर पे फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वेरिएबल फैक्टर पे वेरिएबल कॉस्ट होगा, और उन्हें ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। तो हम इसका आराम से एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम रहता है, चेंज ही नहीं होता, 12 का 12 है irrespective of the level of output, so it is a horizontal straight line parallel to x-axis. It is a horizontal straight line, this is vertical and this is horizontal, so it is a horizontal straight line parallel to x-axis. वहीं अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होगा, पहले थोड़ा सा गिरेगा और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। First it will increase at decreasing rate and then it will increase at increasing rate. It will start from 0, it will start from origin because total variable cost 0 आउटपुट पे 0 ही होगा। वहीं अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो स्टार्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से ही होगा, total fixed cost that is from here, that was 12, और फिर वो भी it will first increase at decreasing rate and then it will increase at increasing rate। जिस तरीके का बिहेवियर टीवीसी का है वही बिहेवियर टीसी का होगा, क्योंकि टीवीसी में टीसी निकालते वक्त खाली एक कांस्टेंट ही तो ऐड हुआ है, जब एक कांस्टेंट नंबर ऐड करोगे तो बिहेवियर सेम ही होगा। इट विल आल्सो इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, सेम बिहेवियर। इसीलिए जो टीसी और टीएफसी है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर विद द डिफरेंस बीइंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उनके बीच का डिफरेंस है, वो हर जगह कंसिस्टेंट मेंटेन होगा, वही गैप है जो कि 12 का गैप होगा। तो TFC is a horizontal straight line, TVC and TC are curvatures, these are curvatures। कितनी बार इन्हें inverse S shaped भी कहा जाता है, इनके शेप को inverse S shaped and both the lines are parallel to each other with the difference being total fixed cost। अभी टोटल कॉस्ट निकल के आ गए, तो जैसे हमने पिछली बार टोटल प्रोडक्ट निकाला था तो उससे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकाल लिया था, वैसे ही टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। तो पहले निकलता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आप टीवीसी से भी निकाल सकते हो, टीसी से भी निकाल सकते हो, बात एक ही है, फर्क कोई पड़ेगा नहीं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? एक और आउटपुट बढ़ाने से कॉस्ट कितने से बढ़ेगा? एक और आउटपुट, जैसे प्रोडक्ट में था, एक और इनपुट बढ़ाने से, एक और लेबर बढ़ाने से कितने से प्रोडक्शन बढ़ा था। सिमिलरली एक और आउटपुट बढ़ाने से कितने से कॉस्ट में बदलाव आया। तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही 0 से 1 हुआ तो आपकी कॉस्ट 0 से 6 हो गई बोल लो, या फिर 12 से 18 हो गई। तो इधर से इधर देखो या इधर से इधर देखो, इट इज 6। 1 से 2 हुआ तो आपकी कॉस्ट 6 से 10 हो गई, 18 से 22 हो गई, यानी इधर से इधर देखें तो इट विल बी 4। 15 माइनस 10 या 27 माइनस 22 5, 24 माइनस 15 या 36 माइनस 27 9, 35 माइनस 24, 47 माइनस 36 11। मार्जिनल कॉस्ट गिरा है और फिर बढ़ा है। मार्जिनल कॉस्ट विल फॉल एंड देन इट विल राइज, क्योंकि शुरुआत में डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का फायदा मिला तो कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हुई मेरी मार्जिनल लेवल पे, और फिर बाद में वो फायदे चले गए होंगे तो कॉस्टिंग वापस बढ़ने लग गई। यानी इसका अगर मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करूंगा मार्जिनल कॉस्ट का अगेंस्ट आउटपुट, तो वो पहले गिरेगा और फिर बढ़ेगा। 6 4 5 9 11, कुछ इस तरीके का हमारा शेप निकल के आएगा मार्जिनल कॉस्ट का। सो इट इज अ यू शेप कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो उसका शेप है वो यू शेप है। अगर आप ठीक से देखोगे
तो आपको ऐसा लगेगा ये जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के कर्व का जस्ट ऑपोजिट है, उसका मिरर इमेज है। क्योंकि आप मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व देखोगे और ध्यान दोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा था, बड़ा था, मैक्स पे पहुंचा था, फिर गिरा और फिर नेगेटिव हुआ। या मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरा और फिर बढ़ा, मिनिमम पे गया, मिनिमम पे जाने के बाद बढ़ा, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर आप इमेजिन करोगे इसका मिरर इमेज है। फिर हम निकालते हैं एवरेजेस। अब वहां तो एक ही टोटल प्रोडक्ट था तो एवरेज प्रोडक्ट एक ही निकला, यहां टोटल 3 है तो एवरेज भी 3 निकलेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी will give you average fixed cost. Total variable cost divided by quantity will give you average variable cost. Total cost divided by quantity will give you average cost. या सिंपली AFC प्लस ABC करने पे भी AC तो आ जाएगा। यानी AC एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के तो दो रास्ते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर लो या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लो तो भी एवरेज कॉस्ट आ जाएगा हमारा। तो हम पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। 12 by 1 12, 12 by 2 6, 12 by 3 4, 12 by 4 3 and 12 by 5 2.4। सिर्फ गिर रहा है और गिरेगा ही क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वो डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा और वो दैट इज बाय AFC के नंबर को छोटा करता चला जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ते चले जाओ गिरता जाएगा, पर गिरते गिरते कभी जीरो नहीं हो जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर न्यूमरेटर 12 तो है ही ना, अभी डिनोमिनेटर कितना भी बड़ा हो जाए आंसर जीरो के क्लोज जा सकता है पर जीरो नहीं हो सकता। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम देखने जाएं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ऐसा बनेगा कि गिर रहा होगा कंटिन्यूअसली 12 then 6 then 4 then 2.40 क्लियरली हमेशा सिर्फ गिर ही रहा होगा। वहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 by 1 6, 10 by 2 5, 15 by 3 5, 24 by 4 6 और 35 by 5 7। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आप देखो तो गिर रहा है और फिर बढ़ रहा है। सेम लॉजिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पर एवरेजेस थोड़े स्लो रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम्स को सेट ऑफ करते हैं। इसीलिए आप देखो तो मार्जिनल कॉस्ट पहले जोर से गिरा था जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत स्लोली गिरा है। उसके बाद ये बहुत जोर से बढ़ने लगा था जबकि ये बहुत स्लोली बढ़ा। तो ये थोड़ा सा स्मूथ यू शेप कब होगा, धीरे से गिरेगा और धीरे से हमारा बढ़ेगा। तो हम अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लॉट करने जाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा 6 5 5 6 7। दिस विल बी अवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज अगेन अ यू शेप्ड कर्व। फिर निकालेंगे हम एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए सीधे सीधे प्लस कर सकते हो या फिर मेहनत 18 by 1 22 by 2 27 by 3 कैसे भी हम कर सकते हैं। सो इट इज 18, दिस इज 11 9 9 9.40। अगेन गिर रहा है और फिर गिरने के बाद बढ़ रहा है, सेम जैसा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने किया था, मतलब ये भी यू शेप्ड होगा। तो ये एवरेज कॉस्ट ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर गिरेगा। दिस विल बी एवरेज कॉस्ट 18 11 9 9 9.4 इस तरीके का कुछ शेप निकल के आएगा। अगर आप देखो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे बनाया है और एवरेज कॉस्ट ऊपर बनाया है क्योंकि एवरेज कॉस्ट हमेशा ही ऊपर होगा ना, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के गैप की वजह से एवरेज कॉस्ट हमेशा ऊपर होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा नीचे होगा बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो ये है जिसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट शुरुआत में ज्यादा होता है 12, धीरे धीरे कम होता जाता है 6 4 3 2.4 कम होता जाता है, गिरता रहता है, जिसकी वजह से जो एवीसी और एसी है वो पास आते जाएंगे पर कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे क्योंकि टच तो वो तब करेंगे जब AFC जीरो हो जाए। AFC जीरो हो नहीं सकता इसलिए वो कभी टच नहीं करेंगे, यानी ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे के करीब आ रही है। हम आगे अगर जाएंगे ना नंबर्स डालेंगे तो ये करीब आती जाएगी लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेगी, यानी द गैप बिटवीन AVC एंड AC इज लार्ज और ह्यूज एट द स्टार्ट बट इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग एज वी कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग क्योंकि AFC छोटा होता जाता है। तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा नीचे होगा, जो एवरेज कॉस्ट है वो हमेशा ऊपर होगा, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द डिफरेंस इज AFC, thereby the gap diminishes as we go forward, जिसमें दोनों ही यू शेप्ड हैं, दोनों ही यू शेप्ड कर्व हैं लेकिन इनका बिहेवियर स्मूथ है।
इसका बिहेवियर बहुत रैपिड है, क्योंकि मार्जिनल क्या है, चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज है, तो एब्सोल्यूट चेंज हमें तुरंत इमीडिएटली दिखाई दे रहा है, जबकि एवरेजेस थोड़े से स्मूथ दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करेंगे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने और समझने के लिए, जब हम शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट में जाएंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो जाते हैं इंडिविजुअली, जो वैसे सीएफए का करिकुलम एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता है, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं, पर हमने इस सेशन में इसे थोड़ा डिटेल में लिया है कि भाई अगर आपको पता है तो आपका रिवाइज हो गया होगा, और अगर नहीं पता हो तो कम से कम आपको ये आइडिया रहे, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर हमें ये नहीं आएगा तो हम वो समझ ही नहीं पाएंगे, फिर वो रट्टाफिकेशन वाली बात आ जाएगी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई नाउ वी हैव ऑल द कॉस्ट शेड्यूल्स एंड ऑल द कर्व्स इंडिपेंडेंटली। सिर्फ एक डिस्कशन हम और कर लेते हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है उसे साथ में देखने का, ये सब आप पैरेलली कॉपी तो कर ही लेंगे। सो यू विल पॉज इट और डू समथिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज इट, ताकि आपके नोट्स में आप इसे इनकॉर्पोरेट भी कर लो। इसे हम साथ में भी बना सकते हैं रिलेशन देखने के लिए। किसे साथ में बना सकते हैं? क्वांटिटी के सामने मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, जिसमें जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमने नीचे बनाया, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो हमने ऊपर बनाया, और उसका गैप कम हो रहा है क्योंकि जो गैप है वो एएफसी है। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कुछ ऐसा होगा, जोर से गिरेगा और जोर से बढ़ेगा, तो गिर के नीचे चला जाएगा और फिर जब बढ़ेगा तो सबसे ऊपर निकल जाएगा और एकदम स्पीड में ऊपर निकलता रहेगा, जबकि ये धीरे धीरे ऊपर आएंगे। यानी कि जब एमसी गिरता है तो जोर से गिरता है, एमसी बढ़ता है तो भी जोर से बढ़ता है, लेकिन एवरेजेस जब गिरते हैं तो स्मूथली गिरते हैं और एवरेजेस जब बढ़ते हैं तब स्मूथली बढ़ते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, या फिर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, अगर आप शेड्यूल में भी देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहां पर ये दोनों ही जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट का सबसे मिनिमम होता है। उससे छोटा नंबर नहीं दिखाई देगा, उसके जितना दिख सकता है पर उससे छोटा नंबर नहीं दिखाई देगा। यानी जहां भी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करता है, उस पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पे होता है। जिस भी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करता है, उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होता है। तो ये वन मार्कर एमसीक्यू हो सकता है, व्हेन एवीसी एंड एमसी इंटरसेक्ट, एवीसी इज मिनिमम, व्हेन एसी एंड एमसी इंटरसेक्ट, एसी इज मिनिमम। गलती से एमसी मत कर देना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो मिनिमम अपना यहां होगा, एवीसी और एसी के भी नीचे पहले ही उसका मिनिमम आएगा, फिर एवीसी का मिनिमम आएगा और फिर एसी का मिनिमम आएगा। यानी पहले एमसी का मिनिमम आता है, फिर एवीसी का मिनिमम आता है, फिर एसी का मिनिमम आता है। सो दिस इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी, एसी एंड एमसी। अब हम आसानी से इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के बाद समझ पाएंगे कि हमारा शटडाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, इसकी एनालिसिस कैसे वर्क करती है इन केस ऑफ टू काइंड्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बेसिक रेवेन्यू कर्व्स कैसे वर्क करते हैं, अगेन ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्डिंग सेशन होगा। वो पढ़ने के बाद शटडाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंटर को आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको जितना भी ये कराया गया इसे आप देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, नोट्स के साथ साथ देख लेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो हमारा एक लॉजिक में कंटिन्यू हो रहा है। Okay, that's it for this session. Take care. Have a nice day.